वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं कि आपकी एलपी की तैयारी अच्छे से चल रही है और आज हम लोग इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी में आज का जो पॉइंट है, विषय है हमारा, स्टार्टिंग है विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत कैसे हुई, सबसे पहले इस चीज़ को समझिए, क्योंकि हम लोग को जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है मेरे भाई, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत जो होती है 600 बीसी में होती है। कब होती है हमारी? 600 बीसी। 600 बीसी मतलब ईसा पूर्व में थेल्स का कथन आता है। किसका कथन आता है? हमारा थेल्स, जिसने मैथ में थेल्स प्रमेय दिया है। तो थेल्स ने एक कथन दिया कि कंघी प्लस बाल को एक दूसरे से, कंघी और बाल को एक दूसरे से रब्ड करेंगे तो बोल रहा है कि वह जो है इसको अगर आपस में रगड़ते हैं, कंघी और बाल को आपस में क्या करते हैं? रगड़ते हैं बोलता है, तो वो जो होता है धूलकण को आकर्षित करता है। क्या करता है? धूलकण को आकर्षित करता है। किसको करता है? हमारा धूलकण को वो आकर्षित करता है, ठीक है। लेकिन इस कथन को उस समय कोई ध्यान नहीं दिया। बोला कि अगर कंघी को बाल में रगड़ेंगे तो उसमें धूलकण आकर्षित होता है, लेकिन उस समय इस कथन को कोई ध्यान नहीं दिया। ये अपना फिलोसॉफी का बुक में ये थेल्स ने लिख दिया, जिसमें थेल्स प्रमेय लिखा था जिस किताब में, उसमें इन्होंने लिख दिया। अब समय बीतता चला गया, 600 बीसी का स्टेटमेंट था। इस समय से 2000 वर्ष बाद मैंने कि 600 बीसी में कहा है और उसके 2000 वर्ष बाद जो है ये जो पीरियड होता है गैलीलियो का पीरियड होता है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं गैलीलियो के समकालीन, गैलीलियो के समकालीन। तो गैलीलियो के समकालीन एक डॉक्टर थे जिनका नाम था डॉक्टर गिलबर्ट। तो डॉक्टर गिलबर्ट जो थे मेरे भाई, समझिएगा यहाँ पे, डॉक्टर गिलबर्ट जो था महारानी एलिजाबेथ का फैमिली डॉक्टर था, इंग्लैंड का। तो ये कहाँ पे थे? बर्मिंघम पैलेस में थे। इंग्लैंड लगभग कंट्री को गुलाम बनाया था। तो गुलाम बनाया था तो हर कंट्री का जो अपना फिलोसॉफी का अच्छा बुक था उसको ले जा करके बर्मिंघम पैलेस में रख दिया था, ठीक है। बर्मिंघम पैलेस में क्या कर दिया था? रख दिया था। चूंकि डॉक्टर गिलबर्ट क्या है? डॉक्टर थे, तो इनको पढ़ने के लिए जगह देना चाहिए था, तो लाइब्रेरी इनको दे दिया गया था पढ़ने के लिए। तो ये जो बुक पढ़ते थे फिलोसॉफी का, चाहे कोई भी जितना भी बुक वहाँ रखा हुआ था, पढ़ते पढ़ते थेल्स का जो ये स्टेटमेंट उनके सामने में आया। थेल्स के क्या सामने आया? तो बोलता है यार इसको करके देखा जाए प्रैक्टिकल क्या होता है। तो उन्होंने कंघी और बाल को क्या था, ये थोड़ा सा अट्रैक्ट हो रहा, तो उन्होंने इसके बाद क्या किया? कांच का छड़ लिया, कांच का छड़ प्लस इन्होंने सिल्क कपड़ा लिया। तो कांच का छड़ और सिल्क कपड़ा लिया और आपस में दोनों को रगड़ा। तो देखा कि इसमें आवेश एकत्र हो गया। इसमें क्या हो गया? आवेश एकत्र हो गया। इसको रगड़ने से क्या हुआ? आवेश एकत्र हो गया। तो इस एकत्रित आवेश को इन्होंने क्या किया? घर्षण विद्युत कहा। क्या कहा हमने? इन्होंने घर्षण विद्युत कहा। घर्षण विद्युत यानी फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले विद्युत का नामांकन अगर कोई किया हमारा, तो डॉक्टर गिलबर्ट ने किया। चूंकि यहाँ गैलीलियो का बात हुआ है, तो गैलीलियो के समकालीन थे, तो गैलीलियो ने हमारा जड़त्व का नियम भी फिजिक्स में दिया है, जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, गैलीलियो ने क्या दिया था? जड़त्व का नियम दिया था। और दूरबीन भी इन्होंने आविष्कार किए थे मंदाकिनी को देखने के लिए, ठीक है। तारा को, स्टार को देखने के लिए दूरबीन का भी आविष्कार इन्होंने किए थे। तो डॉक्टर गिलबर्ट जो है ये बर्मिंघम पैलेस में थे, महारानी एलिजाबेथ का फैमिली डॉक्टर थे। इन्होंने क्या किया? कांच का छड़ और सिल्क कपड़ा को आपस में रगड़ा, तो इसमें आवेश एकत्र हुआ। इस एकत्रित आवेश का इन्होंने नाम रखा घर्षण विद्युत। फिर थोड़ा सा यहाँ पे विद्युत की ओर आदमी का ध्यान आकर्षित हो गया। विद्युत की ओर ध्यान क्या हो गया? आदमी का आकर्षित हुआ, तो इसमें अब फिलोसॉफी आना चालू हुआ। तो इसी बीच इसके बाद हमारे आए बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन आए हमारा? बेंजामिन फ्रैंकलिन।
कौन आए? फ्रैंकलिन। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन जो आए तो इन्होंने 2-3 आविष्कार किया था, ठीक है ना, जबरदस्त आविष्कार किए मेरे भाई, ठीक है। बेंजामिन फ्रैंकलिन, पहला आविष्कार इनका था बायोफोकल लेंस। क्या था हमारा? बायोफोकल लेंस। तो बायोफोकल लेंस जिसको द्विफोक्सी लेंस कहते हैं, जो 40 होता है ना, तो आदमी देखने का ऐसे करके एडजस्ट करता है, ठीक है, पढ़ नहीं पाता है, तो वो नियर और फार दोनों का ऑब्जेक्ट उसको दिखाई नहीं देता है, तो ऐसे व्यक्ति को बायोफोकल लेंस दिया जाता है ताकि वो आसानी से कोई भी बुक को रीड कर सके। तो उसी बायोफोकल लेंस का आविष्कार, इसको हिंदी में हम लोग द्विफोक्सी लेंस भी कहते हैं। बायोफोकल लेंस को क्या कहते हैं हम लोग? द्विफोक्सी लेंस कहते हैं। इसका आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। और लेंस का आविष्कार जीन्स ने किया था। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है, लेंस का आविष्कार किसने किया? तो लेंस का आविष्कार किसने किया? जीन्स ने। और बायोफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। इसके बाद इन्होंने एक आविष्कार और किया, तड़ित चालक, जो हमारा आसमान से बिजली गिरती है, जिसको हम लोग ठनका कहते हैं, ठीक है। तो ठनका से बहुत जनहानि होती है मेरे भाई, ठीक है ना। ठनका से क्या होता है? जनहानि होती है। तो ठनका को विसर्जित करने के लिए एक डिवाइस बनाया इन्होंने। वो उस डिवाइस का नाम क्या था? तड़ित चालक, जिसको लाइटनिंग अरेस्टर के नाम से भी जानते हैं। जब ठनका की बात उठी है, तो ठनका की अगर बात करें तो ठनका में याद रखिएगा, जो ठनका होता है, जो आसमान से बिजली गिरती है, ठनका में 1.3 बिलियन वोल्ट होता है, याद रखिएगा। 1.3 बिलियन वोल्ट, यानी इसको कह सकते हैं 1.3 × 10⁹ वोल्ट। और इसमें लगभग जो करंट होता है वो 10,000 एम्पियर का करंट होता है। करंट कितना होता है? 10,000 एम्पियर। और ठनका में जो वोल्टेज होता है वो हमारा 1.3 बिलियन वोल्ट होता है। और इसका अर्थ कांटेक्ट जो होता है, 1 माइक्रोसेकंड का होता है। 1 माइक्रोसेकंड का अर्थ कांटेक्ट होता है। तो समझ सकते हैं कि इतना कम समय के लिए जब अर्थ कांटेक्ट होता है तो साला इतना जनहानि करता है रे भाई। अगर साला 1 मिनट तक रहेगा ना, तो हमको लगता है पूरा एरिया को खत्म कर देगा। समझ रहे हैं? 1.3 बिलियन वोल्ट बहुत बड़ा वोल्टेज होता है मेरे भाई ठनका का। तो इस करंट को, इस वोल्टेज को विसर्जित करने के लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़ित चालक नामक एक डिवाइस का निर्माण किए। कौन सा डिवाइस का? तड़ित चालक नाम का डिवाइस का निर्माण किया। तड़ित चालक कैसा होता है पता है तुम लोग को? देखना, बिल्डिंग के ऊपर सब में ना एक लंबा सा डंडा लगल रहता है, एक त्रिशूल जैसा निकला हुआ रहता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? तड़ित चालक कहते हैं, ठीक है। जो हमारा तड़ित चालक जो होता है 10,000 एम्पियर तक का करंट को क्या कर सकता है? विसर्जित कर सकता है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा आगे, इसके बाद इन्होंने एक चीज और आविष्कार किया, जो फिजिक्स के जगत में सबसे पहले धनावेश और ऋणावेश शब्द को प्रयोग अगर कोई किया, फिजिक्स में अगर धनावेश और ऋणावेश शब्द का प्रयोग किया, मतलब क्या है? धनावेश प्लस ऋणावेश शब्द का अगर कोई प्रयोग किया, तो वो जो है हमारा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही किया। तो धनावेश को कहते हैं मेरे भाई, ठीक है, वीटी राउस। क्या कहते हैं? वीटी राउस इन्होंने कहा था। और ऋणावेश को ऋषि नाउस को आता है, ऋषि नाउस इन्होंने नाम रखा था। धनावेश को क्या रखा था? वीटी राउस। और ऋणावेश को ऋषि नाउस रखा था, ठीक है। तो फिजिक्स जगत में अगर धनावेश और ऋणावेश शब्द इंट्रोड्यूस हुआ तो सिर्फ और सिर्फ बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया शुरुआत में। इसके बाद तो ये आगे बहुत चल गया मेरे भाई, ठीक है। तो अगर ये चीज पूछता है कि फिजिक्स जगत में धनावेश और ऋणावेश शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो सबसे पहले किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। साथ ही साथ इन्होंने और एक काम किया, कौन सा वस्तु धनावेश एकत्र करेगा और कौन सा वस्तु ऋणावेश एकत्र करेगा, आपस में अगर ऐसे ऐसे करके रगड़ेंगे तो यहाँ पर धनावेश एकत्र करने वाला, ऋणावेश एकत्र करने वाला वस्तु को उन्होंने अलग किया। तो सबसे बोला कि कांच को अगर सिल्क के साथ रगड़ेंगे, कांच को अगर सिल्क के साथ रगड़ेंगे तो कांच हमारा धनावेश एकत्र करेगा बोलता है, और सिल्क हमारा ऋणावेश एकत्र करेगा बोलता है, ठीक है। उसके बाद फर है बोलता है, फर है, कैट स्किन है, कैट स्किन माने कि बिल्ली का चमड़ा, ठीक है। उसके बाद रैबिट
स्किन, ठीक है। तो अगर ये बोलता है फर, कैट स्किन, रैबिट स्किन को अगर हम एबोनाइट से रगड़ेंगे बोलता है, किससे रगड़ेंगे बोलता है, एबोनाइट से अगर रगड़ेंगे बोलता है, तो एबोनाइट हमारा नेगेटिव चार्ज स्टोर करेगा। और ये फर, कैट स्किन, रैबिट स्किन, बिल्ली का चमड़ा जिसमें सॉफ्ट रोआ होता है, सॉफ्ट रोआ वाला कोई भी चमड़ा मतलब यहाँ पे, ठीक है, अगर उसको एबोनाइट के साथ रगड़ेंगे तो एबोनाइट हमारा नेगेटिव चार्ज जमा करेगा बोलता है, और इस सब हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज जमा करेगा। इसके बाद मेरे भाई ऊनी कपड़ा, ऊनी कपड़ा को अगर बोलता है अंबार के साथ रगड़ेंगे, आर्टिफिशियल लेदर जिसको बोलते हैं, अंबार के साथ अगर रगड़ेंगे बोलता है, तो अंबार हमारा नेगेटिव चार्ज स्टोर करेगा और ऊनी कपड़ा क्या है, पॉजिटिव चार्ज। साथ ही साथ ऊनी कपड़ा को अगर बोलता है प्लास्टिक के साथ रगड़ेंगे, प्लास्टिक या रबड़ के साथ अगर रगड़ेंगे, जो होता है प्लास्टिक और रबड़ जो होता है बोलता है वो नेगेटिव चार्ज जमा करेगा, और ऊनी कपड़ा हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज जमा करेगा। साथ ही साथ बोलता है फेला नेल को अगर लाह मतलब समझते हो ना, प्राकृतिक प्लास्टिक, ये क्या हमारा भाई, प्राकृतिक प्लास्टिक है, प्राकृतिक प्लास्टिक। तो अगर फेनानेल को अगर लाह के साथ रगड़ेंगे बोलता है, तो फेनानेल हमारा पॉजिटिव चार्ज जमा करेगा, और लाह जो होता है वो हमारा क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज स्टोर करेगा। अब सवाल है, इसको अगर आपस में रगड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर कांच अगर 3 कूलम का चार्ज स्टोर करता है तो ये -3 कूलम का करेगा, मैंने मैग्नीट्यूड बराबर होगा, खाली पोलैरिटी अलग अलग होगा। तो अक्सर पूछता है कांच को अगर रगड़ेंगे तो अगर उसमें +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज है तो सिल्क कपड़ा में कितना चार्ज होगा, ठीक है। तो सिल्क कपड़ा में कितना चार्ज, सिंस में क्या होगा, माइनस होगा, लेकिन वही 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होगा। इसमें जानते हैं रे भाई, क्या बोलते हैं इसका, मनोज तिवारी को बड़ा मस्त गाना फिट बैठता है, ये लड़की हाई वोल्टेज वाली करंट मारे लू, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लड़की हाई वोल्टेज कैसे समझ हो इस चीज को, साला लड़की लोग से पंगा मत लेना रे भाई, बहुत बड़ा हाई वोल्टेज होता है। देखो कैसे, कांच का चूड़ी, सिल्क का कुर्ता आपस में रगड़ाएगा, चूड़ी यहाँ पहनता है, सिल्क का कुर्ती या रगड़ाएगा, क्या हुआ, कुर्ता में पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, चूड़ी में पॉजिटिव चार्ज, झटका तो लगेगा 420 का, ठीक है, नहीं 420 नहीं 440 का लगेगा। फर, कैट स्किन, रैबिट स्किन मतलब सर जो है उसका, ये सॉफ्ट रवा है उसका बाल, ठीक है, और एबोनाइट जो उसका क्लचर होता है, ठीक है, वो तो एबोनाइट का बना होता है जिसको कांच कड़ा कहते हैं, तो उसका बाल और कांच कड़ा आपस में रगड़ेगा तो सर में भी पॉजिटिव चार्ज, और उसका सर का बाल में पॉजिटिव चार्ज, और उसका क्लचर में क्या है, नेगेटिव चार्ज, सर में भी हाई वोल्टेज है मेरा भाई, ठीक है। अब ऊनी कपड़ा, आजकल तो पूरा फैशनेबल कपड़ा चला हुआ है, तो क्या होता है कि नीचे का कपड़ा थोड़ा सा व्हाइटफुल और डिजाइनदार बनाने के लिए उलन क्लॉथ्स का बॉर्डर या गार्डरिंग किया जाता है। तो उलन क्लॉथ्स का बॉर्डर या गार्डरिंग जो नीचे का सूट या सलवार सब में करता है, तो उसका सैंडल क्या होता है, प्लास्टिक और अंबार का होता है, रेक्सिन आर्टिफिशियल लेदर, ठीक है, तो आपस में रगड़ाएगा, तो पैरों में क्या है हमारा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का पूरा कॉम्बो पैक है, तो सर से लेके पांव तक, ठीक है। एक लड़की क्या है, हाई वोल्टेज वाली है, तो गलती से भी रे भाई पंगा मत लेना, नहीं तो लड़की लोग से अगर पंगा लिया ना तो हाई वोल्टेज है, 440 वोल्ट का करंट लगने वाला है, ठीक है, याद रख लियो। तो देख लीजिए एक लड़की में पूरा जो इसका ड्रेस सेंस में है, पूरा ड्रेस सेंस में हाई वोल्टेज दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का, तो इसको याद कर लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद जो होता है, इतना कुछ जब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिए, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जब इतना कुछ दिए तो इन्होंने इनको जो है आधुनिक विद्युत का पिता कहा गया। बेंजामिन फ्रैंकलिन को क्या कहा गया, आधुनिक विद्युत का पिता, आधुनिक विद्युत का पिता कहा गया। किनको, आधुनिक विद्युत का पिता किनको कहा गया, बेंजामिन फ्रैंकलिन को कहा गया। आधुनिक विद्युत का पिता किनको कहा गया, बेंजामिन फ्रैंकलिन को। तो भाई यहाँ पे जब बेंजामिन फ्रैंकलिन को आधुनिक विद्युत का पिता कहा गया, तो अब यहाँ पे समझिए, तो यहाँ से इसके बाद विद्युत आ गया। इसके बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन के बाद एक साइंटिस्ट फिर आए जिसको हम लोग कूलाम कहते हैं। कौन है, कूलाम्स, ठीक है। तो कूलाम्स ने क्या कहा कि अगर आपस में इस सबको रगड़ते हैं तो इसमें क्या होता है, आवेश एकत्र होता है बोला,
तो ये जो आवेश एकत्र होता है ये स्थिर प्रकार का है। ये जो एकत्र आवेश है आपस में इसको रगड़ते हैं तो ये जो एकत्र आवेश है वो हमारा स्थिर प्रकार का है। किसके कैसा प्रकार का है? स्थिर प्रकार का है। अगर ये स्थिर प्रकार का है तो इसमें जो विद्युत होगा इसको घर्षण विद्युत कहना थोड़ा सा उचित नहीं होगा बोलता है। घर्षण विद्युत कहना उचित नहीं होगा बोलता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है, घर्षण विद्युत कहना उचित नहीं होगा बोलता है। इसको हम लोग एस्थेटिक विद्युत अगर कहेंगे तो ज्यादा बेटर होगा बोलता है। एस्थेटिक विद्युत, एस्थेटिक विद्युत मतलब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रोस्टैट का कॉन्सेप्ट इन्होंने ला करके दिया। तो आगे जो विद्युत आ रहा है उस सबको क्या कहेंगे, तो बोलता है कि इसके लिए भी क्लासिफिकेशन है मेरे पास। कौन बोल रहा है? कूलम्ब्स बोल रहा है। अब ध्यान देना यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट कूलम्ब ने लिया, मतलब कि जो ये एकत्र आवेश था जो घर्षण विद्युत डॉक्टर गिलबर्ट ने नाम दिया, डॉक्टर गिलबर्ट ने जो घर्षण विद्युत नाम दिया उस नाम को कूलम्ब्स ने बदल दिया स्थिर विद्युत में, मतलब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में बदल दिया। कौन? कूलम्ब्स ने बदल दिया। तो बोल रहा है कि और भी बहुत टाइप का इलेक्ट्रिसिटी है बोल रहा है, ठीक है, तो उस सब को क्या कहेंगे? तो बोलता है कि नहीं, उसका मेरे पास कॉन्सेप्ट है। कोई भी आवेश अगर होता है तो 3 अवस्था में होता है बोलता है। कोई भी आवेश अगर होता है तो 3 अवस्था में होता है। तो आवेश की अवस्था इन्होंने दिया, आवेश की अवस्था, आवेश की अवस्था का बात किया। तो आवेश की अवस्था का बात किया तो बोला कि आवेश आपका 3 प्रकार का होता है। पहला होता है स्थिर आवेश, बोला स्थिर आवेश हो गया। एक बोला दूसरा कंडीशन बिना त्वरण का आवेश, बोला बिना त्वरण का आवेश बोला, ठीक है। और एक तीसरा चीज बोला त्वरण का आवेश, बोला त्वरण का आवेश, मतलब ये भी गति के कंडीशन में है जिसमें त्वरण नहीं है और इसमें गति है लेकिन इसमें त्वरण है, और इसमें तो भैया मेरे स्थिर है बोलता है। तो मतलब ये रेस्ट ऑफ चार्ज ऑन एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ चार्ज और एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ चार्ज, मतलब स्थिर आवेश बिना त्वरण के गति का आवेश, बिना त्वरण के गति का आवेश। यहाँ पे थोड़ा सा इसको शुद्ध कर देते हैं, बिना त्वरण के गति का आवेश, गति का आवेश, और एक हो जाएगा त्वरण के साथ गति का आवेश, त्वरण के साथ गति का आवेश। ये 3 अवस्था होगा बोलता है। अब देखो इन्होंने इसमें क्या कॉन्सेप्ट दिया, अगर कोई आवेश स्थिर अवस्था में रहेगा, अगर कोई आवेश स्थिर अवस्था में है, स्थिर अवस्था में है बोलता है, कोई भी आवेश अगर स्थिर अवस्था में है, तो कोई भी आवेश अगर स्थिर अवस्था में है तो बोलता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा बोलता है। क्या बनाएगा बोलता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा बोलता है। तो ये क्वेश्चन मिल गया, स्थिर आवेश कौन सा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है? तो विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है? तो विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है। अब बिना त्वरण के गति का आवेश, मैंने कि बिना त्वरण का गति, बिना त्वरण का गति, अगर कोई आवेश बिना त्वरण के गति कर रहा है, बिना त्वरण के अगर गति कर रहा है तो वो जो बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब विद्युत क्षेत्र के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाएगा बोलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाएगा बोलता है, उसके साथ हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा बोलता है, मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा बोलता है। मतलब ये 2 तरह का फील्ड बनाएगा बोलता है। अगर बिना त्वरण का कोई आवेश अगर गतिशील है तो उसमें 2 तरह का फील्ड आपको देखने को मिलेगा बोलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा। तो ये अलग टाइप का एक विद्युत होगा बोलता है, ठीक है। इसके बाद अगर बोलता है त्वरण के साथ गति है, अगर बोलता है त्वरण के साथ अगर गति है बोलता है, ठीक है, त्वरण के साथ अगर गति है बोलता है तो इसके साथ हमारा क्या क्या आएगा बोलता है? इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा बोलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो आएगा बोलता है, ठीक है। साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड आएगा बोलता है, मैग्नेटिक फील्ड आएगा बोलता है, साथ ही साथ ऊर्जा आएगा बोलता है। क्या आएगा? ऊर्जा रहेगा बोलता है। और इस पूरा का कॉम्बिनेशन पैक को हम लोग कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। क्या कहते हैं बोलता है? विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं बोलता है कूलम्ब्स, ठीक है, जिसको हम लोग EM
वेव के नाम से जानते हैं बोला। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हो गया मेरे भाई यहाँ पे, मतलब कूलाम्स का जो स्टेटमेंट यहाँ पे आने लगा, तो ये बहुत बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट इन्होंने बात किया। मतलब कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग में आपका 3 चीज उपस्थित रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और ऊर्जा प्रेजेंट रहता है। क्लियर है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं ना है यहाँ पे मेरे भाई। चलो, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और क्या है हमारा, ऊर्जा स्थिर है हमारा यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद ध्यान देना, ये तो कथन चलते चला गया, तो हमारा स्थिर विद्युत का इन्वेंशन हो गया। तो अब यहाँ पे स्थिर विद्युत का जब इन्वेंशन हुआ, तो अब आगे फिजिक्स हमारा आगे बढ़ते चला गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे आयन का कॉन्सेप्ट आया। किसका कॉन्सेप्ट आया, आयन का। तो आयन की अगर बात करें, अभी आवेश की बात नहीं करें, पहले आयन की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन से आयन उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रॉन के त्याग और ग्रहण से, त्याग और ग्रहण से आवेश उत्पन्न होता है। आवेश उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रॉन के त्याग और ग्रहण से क्या होता है, आवेश उत्पन्न होता है। जैसे कि अगर कोई सोडियम है, ध्यान दीजिएगा, सोडियम, तो इसका 2 8 1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11 होता है। तो अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो ये 2 8 होगा, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, त्याग कर दिया, तो यहाँ प्लस आयन हुआ, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, त्याग हो गया। ठीक है, उसी से क्लोरीन हमारा है 2 8 7 है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो क्या हो जाएगा, Cl माइनस 2 8 8। तो ये जो प्लस और माइनस आया, ये हमारा क्या हो गया, ग्रहण हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, ग्रहण हो गया। तो ये जो प्लस आया, इसी को धनायन कहते हैं। क्या कहते हैं, धनायन, यानी एन आयन, सॉरी केट आयन, क्या कहते हैं इसको, केट आयन कहते हैं। ठीक है, और ये जो नेगेटिव आयन आया, इसको ऋणायन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऋणायन, इसको हम लोग एन आयन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम लोग एन आयन कहते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन अगर त्याग हो रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, धन आयन क्रिएट हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण हो रहा है, तो हमारा क्या हो रहा है, ऋण आयन उत्पन्न हो रहा है। तो इसके बाद अगला प्रोसेस जो आता है मेरे भाई, आयनीकरण का आता है। ठीक है, जिसको आयोनाइजेशन कहते हैं, आयोनाइजेशन। तो आयन और ग्रुप ऑफ आयन बनने की प्रक्रिया, या ग्रुप ऑफ आयन बनने की प्रक्रिया जो होती है, आयन या ग्रुप ऑफ आयन, आयन या ग्रुप ऑफ आयन बनने की जो प्रक्रिया है, बनने की प्रक्रिया जो होती है, उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, आयनीकरण कहते हैं। ठीक है, तो ये था मेरे भाई, ये बेसिक जानकारी है अभी। ठीक है, अभी और जानकारी आपको देने वाले हैं। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, जो मेन जीएस का पॉइंट है, कि सबसे पहले विद्युत का कथन 600 BC में आया। किसने दिया, थेल्स ने दिया। जो कंघी को बाल में रगड़ने से बाल दोनों, उसमें क्या होता है, धूल कोण को आकर्षित करने का गुण आ जाता है, लेकिन उस समय इस कथन को कोई ध्यान दिया नहीं हमारा। ठीक है, उसके बाद 2000 साल बीत गया, डॉक्टर गिलबर्ट आए, जो हमारे क्वीन एलिजाबेथ का फैमिली डॉक्टर हुआ करते थे। ठीक है, जो ये गैलीलियो के समकालीन है। डॉक्टर गिलबर्ट किसके समकालीन है, गैलीलियो के समकालीन है। तो इन्होंने इस स्टेटमेंट को पढ़ा, क्योंकि आपको मैं बता चुका हूं कि इंग्लैंड जो है लगभग सब कंट्री में राज किया था। ठीक है, तो सब जगह का अच्छा फिलोसफी का बुक को अपना बर्गिंघम पैलेस में रखे हुए थे। जो इंग्लैंड के महारानी का क्या था, महल था, तो वहां से उनको पढ़ने के लिए वो महल क्या किया गया, अलाउड किया गया, क्योंकि डॉक्टर था भाई, उसको पढ़ने के लिए जगह चाहिए था। तो उसी समय पढ़ते पढ़ते ये स्टेटमेंट उनका हाथ लग गया। कौन सा, थेल्स का स्टेटमेंट। तो बड़ा अट्रैक्टिव है मेरे भाई ये। तो क्या करते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो प्रैक्टिकल किया तो बोला सही हुआ, तो दूसरा चीज लेके देखते हैं। तो उन्होंने कांच का छड़ और सिल्क का कपड़ा को लिया, उसको जब रगड़ा तो देख रहा है इसमें भी आवेश एकत्र हो रहा है। तो उन्होंने इस एकत्रित आवेश का नाम रख दिया घर्षण विद्युत, फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब आए। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब बहुत बड़ा कारनामा कर दिए। ठीक है, पहला कारनामा किए, बायफोकल लेंस का आविष्कार कर दिए। दूसरा कारनामा, ताड़ित चालक खोज दिए। ताड़ित चालक जानबे करते हो, त्रिशूल जैसे बिल्डिंग में ऐसे करके लगल रहता है। ठीक है,
ताकि जो आसमान से जो ठनका गिरता है उसको विसर्जित कर सके और जनहानि से बचा सके। ठनका में बताए ही भी है, ये क्वेश्चन तो बड़ी पूछता है, ठनका में कितना वोल्टेज रहता है, तो 1.3 बिलियन वोल्ट रहता है। इसमें करंट कितना रहता है, तो 10,000 एम्पियर से ऊपर रहता है। और तड़ित चालक कितना करंट को विसर्जित करती है, ये क्वेश्चन बड़ी पूछता है रे मेरे भाई। तड़ित चालक कितना करंट को विसर्जित करती है, तो तड़ित चालक 10,000 एम्पियर तक का करंट को आसानी से विसर्जित कर देती है। तड़ित चालक जो है 10,000 एम्पियर तक का करंट को आसानी से विसर्जित कर देती है। और ये हर बिल्डिंग में देखिएगा त्रिशूल जैसा लगल रहता है, एकदम ऊंचा कॉपर का ये बना होता है पूरा, ठीक है ना, पूरा कॉपर रहता है, ठीक है। इसके बाद तड़ित चालक के बाद इन्होंने एक काम और कर दिया कि फिजिक्स जगत में पहली बार धनावेश और ऋणावेश शब्द का प्रयोग कर दिया। इसके पहले धनावेश और ऋणावेश शब्द का नाम कोई जानता भी नहीं था फिजिक्स में, ठीक है। और साथ ही साथ इन्होंने क्या किया कि कौन सा वस्तु धनावेश एकत्र करेगा, कौन सा वस्तु ऋणावेश एकत्र करेगा, इसका क्लासिफिकेशन कर दिया, अलग अलग कर दिया। तो देखिए एक लिस्ट दिया, कांच को सिल्क के साथ रगड़ेंगे तो कांच धनावेश करेगा। फॉर कैट स्किन और रेबिट स्किन को एबोनाइट के साथ रगड़ेंगे, मतलब सॉफ्ट रोमा को अगर एबोनाइट के साथ रगड़ेंगे तो ये एबोनाइट क्या करेगा, नेगेटिव, और इधर वाला सब क्या करेगा, पॉजिटिव करेगा। उसी तरह से ऊनी कपड़ा को अंबार मतलब आर्टिफिशियल लेदर, तो अंबार क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज स्टोर करेगा, और ऊनी कपड़ा क्या करेगा, हमारा पॉजिटिव चार्ज स्टोर करेगा। उसके बाद ऊनी कपड़ा को प्लास्टिक या रबड़ के साथ अगर रगड़ा जाए तो ऊनी कपड़ा पॉजिटिव, प्लास्टिक रबड़ नेगेटिव। फेनाइल क्या है, को लाह के साथ, प्राकृतिक प्लास्टिक के साथ, नेचुरल प्लास्टिक के साथ अगर रगड़ा जाए तो फेनाइल पॉजिटिव और लाह हमारा नेगेटिव चार्ज को स्टोर करेगा। इसमें एक गाना भी है, बड़ा अच्छा बताया था, अभी देख लीजिएगा, ठीक है। इसी में पीछे है, ये लड़की हाई वोल्टेज वाली करंट मारी लो, बड़ा अच्छा फिट बैठता है मेरे भाई, ठीक है, इसको देख लेना है यहाँ पे, ठीक है। अब बेंजामिन फ्रैंकलिन जब इतना कुछ कर दिए तो इनको कहा गया आधुनिक विद्युत का पिता। बेंजामिन फ्रैंकलिन को क्या कहा गया, आधुनिक विद्युत का पिता। इसके बाद आते हैं कूलाम साहब। कूलाम साहब बोला कि ये आवेश जो एकत्र हो रहे थे स्थिर प्रकार का, तो इसको हम लोग विद्युत कहना गलत होगा, इसको एक अलग टाइप का विद्युत कहेंगे बोलता है। और वो कह दिया क्या, स्थिर विद्युत। तो बाकी लोग पूछा बाकी को क्या कहेंगे, तो बोलता है ना इसके लिए मेरे पास उपाय है। आवेश जो होता है 3 अवस्था में रहता है, एक स्थिर अवस्था में रहता है, एक बिना त्वरण के गति के साथ आवेश रहता है, और एक त्वरण के साथ गति करके आवेश रहता है। जो बिना स्थिर अवस्था में रहेगा बोलता है, वो जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करेगा बोलता है, इसको एक अलग टाइप का विद्युत करंट कहेंगे बोलता है। और जो बिना त्वरण के गति करेगा बोलता है, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों चीज उत्पन्न होगा बोलता है। इलेक्ट्रिक फील्ड पहले उत्पन्न होगा, फिर उसको मैग्नेटिक फील्ड फिर उत्पन्न करेगा, तो इसको एक अलग टाइप का विद्युत कहेंगे। मतलब कि बिना त्वरण का गति वाला कोई भी चार्ज 2 फील्ड उत्पन्न करेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद कहा कि कोई आवेश अगर हमारा त्वरण के साथ गति कर रहा है बोलता है, तो उसमें जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और ऊर्जा रहेगा बोलता है। इस तीनों का कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंग यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, शॉर्टकट में ईएम वेव। तो ईएम वेव में क्या क्या रहता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और कुछ अमाउंट में ऊर्जा रहता है। तो यहाँ तक हो गया स्टेटमेंट। इसके बाद आयन का कॉन्सेप्ट है, जिसको हम लोग आयन कहते हैं। तो आयन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के त्याग और ग्रहण से उत्पन्न होता है। जैसे कि सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है तो यहाँ पे क्या है, प्लस आयन बन रहा है, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर रहा है तो माइनस आयन बन रहा है। तो प्लस आयन को धन आयन यानी कैटायन, और जो माइनस है उसको ऋण आयन यानी एनायन कहेंगे। तो ये जो आयन बनने की प्रक्रिया या आयन का जो समूह बनने की जो प्रक्रिया होती है, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आयनीकरण कहते हैं मेरे भाई। तो इतना आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको क्या करेंगे, कंटिन्यू करते हैं। जय हिंद, जय संविधान।